बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 24/9। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी और मैं हूं अबूजर मौजूद। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। मैं इंतजार कर रही होती हूं कि आप मुझे गुड मॉर्निंग बोलें और फिर उसके बाद जो है और साथ साथ आज हैप्पी फ्राइडे भी बोलते हैं क्योंकि आज फ्राइडे है और उम्मीद करते हैं कि आज की जो दुआएं जो आज की जाएंगी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर दुआएं की जाएंगी उसकी बदौलत जल्द से जल्द ये कोरोना से हमारी जान जो है वो उसकी खलासी हो जाए, क्योंकि अब जो है ना मेरे ख्याल में लोग काफ़ी परेशान ज़्यादा होना शुरू हो। बिल्कुल सही, लेकिन सबके लिए ये बता दूं कि आज जुमे को लॉकडाउन बरकरार रहेगा। मसाजिद में भी बाजमात नमाज अदा नहीं होगी और उलमाए कराम ने भी, चूँकि कल उनकी मीटिंग होनी है, तो उन्होंने कहा कि आज जो हुकूमती पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाए, यानी कि जुमे की नमाज आप मसाजिद में नहीं पढ़ेंगे बल्कि घरों में आप जोहर की नमाज अदा कर सकेंगे। इवन कराची में जो एक सिलसिला चला आ रहा है कि जुमे को लॉकडाउन, बिल्कुल कर्फ्यू वाला लॉकडाउन होता है, वो आज भी होगा और जुमे के टाइम पर कोई गाड़ी कोई शहरी सड़क पर नहीं आ सकेगा। तो ये आई थिंक लोगों को फॉलो करने की बिल्कुल। और साथ जिस तरह से अभी एक वीक है रमज़ान में, तो रमज़ान से एक वीक कबल डिसाइड इंशाल्लाह हो जाएगा। उम्मीद ये करते हैं कि एक मुतफ़िका फैसला हो जाए, उसको फिर सब फॉलो करें। ये नहीं है कि अभी हुकूमत ने या उलमा ने फैसला कर लिया है आप फिर भी अपनी 1.5 इंच जो मस्जिद बना के आप बैठ गए हैं, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि अगर आप एक पेज पर होंगे सबको आसानी होगी कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी और जो आम आवाम है उसको भी। बिल्कुल सही। और दूसरी जानिब आज 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल दुनिया भर में हीमोफीलिया डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और आजकल जो कोरोना सिनेरियो चल रहा है, ऐसे में इस दिन के बारे में बात करना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हीमोफीलिया के जो पेशेंट हैं, खासतौर पर बच्चे, उन्हें ब्लड नहीं पहुंच पाता। तो लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज ब्लड डोनेट जरूर करें। उन मरीजों की जिंदगी आपके ब्लड के ऊपर डिपेंड कर रही है और इस शो में, आज के इस शो में हम डिटेल में भी इस पर बात करेंगे और भी बहुत कुछ है। शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी इदारों ने $12 अरब की वापसी भी 1 साल के लिए मौखर कर दी। सिंध में आज दिन 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। मुराद अली शाह का ऐलान। वज़ीर आला की दरख्वास्त पर उलमा ने भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ान अल मुबारक में सहर और इफ्तार दस्तरख्वान नहीं लगेंगे। मुल्क में कोरोना से जहां तक अफराद की तादाद 134 हो गई। 1645 कोरोना से जंग जीत गए। और पाकिस्तान में शराय सूद में मजीद 2% कमी। मुल्क में शराय सूद 9% हो गई। एक माह में शराय सूद 4.25% कम हुई। टॉप स्टोरीज आपने जानी और बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले जुमा मुबारक के हवाले से कि आज जुमा मुबारक है और इस दुआ से हम बाकायदा प्रोग्राम शुरू करेंगे कि अल्लाह ताला ये दिन हमारे लिए एक्चुअली मुबारक बना दे कि आइंदा आने वाला जो जुमा है उसमें हम तमाम लोग जो है वो मसाजिद में भी जाएं, लॉकडाउन भी खत्म हो जाए, हालात बेहतर हो जाएं, ये हमारी दुआ है। लेकिन सिंध भर में आज दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। बिल्कुल लॉकडाउन होगा और आइंदा हफ्ते के लिए भी डिसाइड होना है रमज़ान में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, उनसे हम बात करते हैं। अल्लामा साहब, पहले तो शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो सिचुएशन इस वक्त है पूरी दुनिया क्राइसिस से गुजर रही है, इसी तरह पाकिस्तान भी है। उलमा की मीटिंग होगी कल हुकूमत के साथ, क्या देखते हैं आप, क्या डिसाइड हो सकता है, मुतफ़िका फैसला क्या हो पाएगा? गुजारिश ये है इंशाअल्लाह मुत्तफ़िका फैसला भी हो पाएगा। और आज भी जो रात भी उलमा ने कहा है, पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने, दारुल इफ्ता पाकिस्तान ने, तो आज भी इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी तसादुम की फिजा पैदा नहीं होगी। मैं आपके जरिए भी अवाम नाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ पर हुकूमत इजाज़त ना दे वहाँ पर आप मसाजिद में ना जाएं और जो मसाजिद खोली जाए वहाँ भी एहतियाती तदाबीर जो बताई गई हैं उन पर मुकम्मल अमल होना चाहिए जी। और कल इंशाअल्लाह जो मीटिंग होगी, हमें उम्मीद है कि हुकूमत और उलमा के दरमियान जो पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने तजावीज़ दी हैं या बाकी
और उलमा ने तजावीज़ दी, तो उनमें बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई चीज मुश्किल होगी। इंशाअल्लाह मिल बैठ के ये मामला जो है वो हल हो जाएगा। इंशाअल्लाह मिल बैठ कर मामला हल हो जाएगा। लेकिन अलामा साहब, आपने देखा कि लास्ट फ्राइडे को भी और उससे पहले भी कि किस तरह लोग बात नहीं सुन पा रहे, और फिर ऐसे में हमारी आपसे पहले भी बात हुई थी, जब उलमाए कराम की तजावीज़ सामने आई तो लोगों ने ये समझ लिया कि शायद ये डिसीजन है और मसाजिद खुलेंगी। उन लोगों को आप क्या कहेंगे, किस तरह समझाएंगे कि ये पूरी आलमी इंसानियत के लिए ज़रूरी है कि हम लोग लॉकडाउन का एहतराम भी करें और लॉकडाउन में रहते हुए अपना और दूसरों का ख्याल भी रखें? देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया कि वो एक फर्ज की राय थी कि लॉकडाउन जो है वो हम खत्म कर रहे हैं। उन्होंने भी रुजू कर लिया, मुफ्ती मुनीर साहब रात वज़ीर आला से इसके साथ टीवी पर आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, लोग कानून का एहतराम करें, लोग बात करें। वो एक फर्ज की राय थी। पूरे मुल्क के उलमा व मशाइख जो है उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम तसादुम करेंगे या हुकूमत की बात जो है उससे टकराएंगे। खुदा नहीं, इस वक्त तो वैसे भी ऐसा माहौल है जिसमें हमें वहदत की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है, इंसानियत को बचाने की बात है। कुरान करीम कहता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो किस तरह मुमकिन था कि उलमा कहते कि लोग जो है वो लॉकडाउन तोड़ दें या इस तरह? ये उलमा का काम भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अपनी बात करते हैं। हमने जो हमारी बात थी हमने हुकूमत को पहुंचाई कि देखे ना, एक मस्जिद में 10,000 अफराद आ सकते हैं, वहाँ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके आप उसको जितने लोग वहाँ मुमकिन हो फासले के साथ, सफाई के साथ वो करें। हमने मसाजिद से कलीन उठा दिए, दिन में 2-3 बार 4 बार मस्जिद जो है वो डिटॉल और दीगर जो जरासीम हैं उनसे धोई जाती है, सफों में फासला है। तो इंशाअल्लाह जो तय होगा वो बेहतर होगा। और मैं आपसे अर्ज करूं कि जो मेरी मालूमात है, खुद वजीर आजम और सदर और हमारे जो सिपा सलार हैं जनरल कमर जवेद बाजवा, वो सब इस मामले के ऊपर बड़े हसास हैं कि मसाजिद जो है वो खुली रहनी चाहिए, मसाजिद के अंदर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद रहनी चाहिए, मसाजिद में जमात होनी चाहिए, लेकिन एहतियाती तदाबीर जो है वो बहुत लाजिम है। सोशल डिस्टेंस भी हो सकता है, जिस तरह से मैंने आपने गुज़िश्ता रोज़ भी जिक्र किया था और आपने हमारे साथ जब बात की तब भी आपने कहा कि सोशल डिस्टेंस हो जाए तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है। रामा साहब ये बताएगा, जिस तरह से मस्जिद नबी में भी अब ये ऐलान किया गया कि सैर अफ्तार के दस्तरखान नहीं लगेंगे, पाकिस्तान में यही मनाजिर देखने में मिलेंगे कि उस तरह से रमज़ान में जो होता था दस्तरखान लगते थे वो शायद ना लग सकें। क्या कहेंगे जो मुसलमान हैं वो अपने दिलों को कैसे समझाएं कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि इसको ही फॉलो करना है, क्योंकि दिल तो बुझे हुए हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि बिल्कुल लोग दस्तरखान तो ना लगाएं, लेकिन लोग अपने दस्तरखान को वुसअत दे दें और आप अपने घरों के अंदर दफातर में या पैक करके उन लोगों तक पहुंचाएं जो मुस्तहिक हैं। इस वक्त बहुत दुनिया बेरोजगार हो गई है, तो हमारा काम है कि हम पता करें लोगों का और रमजानुल मुबारक की ये जो रहमतें हैं, इसको वुसअतें हैं, इसमें अल्लाह की रहमत को जो है अपने लिए लेकर आए। लिहाजा दस्तरखान ना लगाएं, लेकिन जो दस्तरखान पे आपने काम करना है वो दस्तरखान ना बेशक लगाए जाएं, लेकिन दस्तरखानों को वुसअत दी जाए और एक दूसरे के लिए एहसास पैदा किया जाए। बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और तमाम सूरत-ए-हाल पर बिल्कुल। आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ विजन वी नीड एट दिस टाइम कि दस्तरखान लगाने के बजाय अगर आप किसी गरीब के घर खाना पहुंचा देंगे तो यकीन जानिए, मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ ज़्यादा सवाब होगा, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीयत कि आपकी नीयत क्या है। मूविंग फॉरवर्ड, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बहुत सी खबरें, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं दुनिया भर में। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उनसे हमेशा ये रिक्वेस्ट भी करते हैं, उनसे ये कहते भी हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ अपना किरदार अदा करें। तो ऐसे में जो अबूज़र स्टार्स होते हैं, वो चाहे स्पोर्ट्स स्टार हों या जिस भी फील्ड से उनका ताल्लुक हो, वो दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हों, उनके नाम के साथ पाकिस्तान का नाम तो आता ही है और वो पाकिस्तान के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो ऐसे ही एक स्टार आज हमारे साथ मौजूद होंगे जो पाकिस्तानी हैं और ऐसे दिल से पाकिस्तानी हैं कि जब पाकिस्तान आते हैं हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, यहाँ के यंगस्टर्स के बारे में सोचते हैं, यूथ के बारे में सोचते हैं। ना सिर्फ सोचते हैं, अमली तौर पर इकदामात भी करते हैं। बहुत से जिम्नेजियम, अकेडमीज, बहुत सी ऐसे ट्रेनिंग सेंटर जो हैं वो बनाने का इरादा भी रखते हैं और बना भी रहे हैं। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉक्सिंग स्टार आमिर खान की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम कनेक्ट कर रहे हैं दोबारा उनके साथ। मामला ये था क्योंकि आमिर खान को पहले तो हम ये बता दें नाज़रीन को लेने की, उनसे बात करने की, उनसे हम स्काइप से रब्ता कर रहे हैं, उनसे इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमने गुज़र रोज़ हुसैन शाह साहब से बात की थी जो कि जापान में मौजूद थे। ये सारा मामला था, सोशल मीडिया पर नज़र आया कि एक दूसरे पर कहा गया कि आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया है। तो हुसैन शाह साहब ने गुज़र रोज़ हमें बताया कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या किया और क्या करने जा रहे हैं। उनका जो बेटा है वो भी इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है जापान में होने के बावजूद, और दूसरी जानिब वो पाकिस्तान नहीं आ पाए क्योंकि उनके मुआशी हालात इस तरह से नहीं थे, सपोर्ट कर पाते। तो इसी तरह जो आमिर खान हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते, लेकिन वो पाकिस्तान में उनका दिल वो कहते हैं मेरा मौजूद होता है, क्योंकि जो वो बाहर बैठकर पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की बॉक्सिंग फैसिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली उनका भी किरदार है। तो हमने सोचा आज उनसे भी हम और हमने ये बात कल भी बोली थी कि दोनों हमारे हीरोज हैं और इसमें कोई शक नहीं है। एनीवेज, अभी चूंकि राब्ता नहीं हो पा रहा, वो इस वक्त बरतानिया में बैठे हैं, एंड मैं पहले ही उनका शुक्रिया भी अदा कर दूं कि वो इतनी सुबह उठे और वहां पर इस वक्त अच्छी खासी सुबह है, कोई 5 घंटे का डिफरेंस है। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में देखते हैं कि कनेक्टिविटी हमारी जो है वो बहाल हो जाती है और उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे जिक्र किया कि आमिर खान साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो अब वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर, हाउ आर यू? वालेकुम, आई एम गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच आमिर फॉर जॉइनिंग इन। कैसा गुजर रहा है क्वारंटीन टाइम, लॉकडाउन टाइम? रिंग को मिस कर रहे हैं आप? डिफिकल्ट है, हम इधर यूके में घर बोल्टन में, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो, बाइंग time, you know, spending time with the family. It's good to spend time with the family, and then मैं बाहर जाता हूँ, गार्डन में उधर ट्रेनिंग करता हूँ, मेरे घर में भी है जिम, उधर मैं बच्चे के साथ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, ऐसे कुछ। So keep myself very very busy. You keep yourself very very busy and I think ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आमिर आप बहुत कुछ कर रहे हैं इस पूरे कोरोना सिनेरियो में, पाकिस्तान के लिए भी, ऑल ओवर ह्यूमैनिटी के लिए भी। ज़रा थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए। जी, तो हमारे आमिर खान फाउंडेशन असली बहुत काम किया हुआ था पाकिस्तान में। सामने हमारे विलेज में, फॉर एग्जांपल मटोर एंड आल्सो इस्लामाबाद में, यूजिंग माय एकेडमी, आमिर खान एकेडमी इन इस्लामाबाद, हमने यूज किया था फॉर द रशियन पीपल टू गिव राशंस आउट टू फैमिली मेंबर्स अराउंड इस्लामाबाद, अराउंड द एरियाज ऑफ चकसवारी, मीरपुर, आजाद कश्मीर, Dina, Jhelum, so all that area in Punjab we try to cover as much as we can, and alhamdulillah अच्छा गया है। और आज मैं announce भी कर सकता हूँ, we're gonna do more aid in Karachi, also we're gonna do a lot more aid in Gilgit today। आज आप देखेंगे on the media, हम गिलगित में भी देंगे बहुत खाना, bags, सब कुछ, और also my village as well in Mator। राइट आमिर, आपने जिसने जिक्र किया दैट यू आर डूइंग अ लॉट फॉर पाकिस्तान एज वेल, राशन आपने जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो इफ़ यू टॉक अबाउट यूके, व्हाट्स द सिचुएशन देयर, कैसे लोग डील कर रहे हैं कोरोना को, और ओवरऑल वहाँ पर क्या सिचुएशन? तो सब गवर्नमेंट ने बोला हम सबको लाइक वी हैव टू स्टे इंडोर्स, घर रहो, फैमिली के साथ रहो, एंड लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट यू नो आई एम मैनेजिंग। मैं ट्रेनिंग करता हूँ घर में, मेरे पास जिम भी है घर में, so slowly, you know, but it does get boring. I am quite bored. I want to go out to meet my friends. वो नहीं हम कर सकते, so it is very difficult times, and I'm sure it's even more difficult in Pakistan. मैं देखता हूँ न्यूज़ पर as well how the Pakistanis are suffering, so that's the reason मैंने कहा मेरी टीम को, आमिर खान फाउंडेशन टीम को, let's help Pakistan। So अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10,000 फैमिली बैग बनाए उनके लिए, और वो सब डिस्ट्रीब्यूट मैंने किए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी, इस हफ्ते में भी हम और काम करेंगे गिलगित में और इन कराची, लियारी। अच्छा, आमिर खान फाउंडेशन जो ये काम कर रही है ये बड़ा ज़बरदस्त है, एंड ऑब्वियसली आप हमेशा से इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं दैट पाकिस्तान होम, और इट ऑलवेज कम्स बैक टू इट। अभी तो कोरोना सिनेरियो चल रहा है और एड्स, राशन बैग्स और ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी यू हैव अ विजन फॉर पाकिस्तान, फॉर जिम्नेजियम्स, फॉर एकेडमीज टू यू नो ट्रेन यूथ्स। ये आइडिया आपको कैसे आया था और आप इसको कैसे साथ लेकर चल रहे हैं? मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ, इवन इन पोस्ट और प्री कोरोना सिनेरियो में भी। हाँ, सो मैंने पहले शुरू किया था आमिर खान बॉक्सिंग एकेडमी यूके में हमारे पास बहुत इधर
आई थिंक इन टोटल 4 हमारे पास है यूके में। तो मैंने फिर सोचा व्हाई नॉट हेल्प पाकिस्तान में, पाकिस्तान में मैं खोलूंगा एक। तो मैंने पहले इस्लामाबाद में खोला, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कराची में खोलेंगे और इंशाल्लाह लाहौर में। सो माय टीम इज अमेजिंग। I've got a lot of people who are helping me. For example, मेरा एक कजन है, उसका नाम साकिब, माय ब्रदर इन लॉ मोहम्मद, वो भी पाकिस्तान में है। और मेरे 2-3 दोस्त वो भी फॉर्मर बॉक्सर्स है। फॉर एग्जांपल एक बॉक्सर उस्मान वजीर, वो भी हेल्प करता है, और एक दूसरा बॉक्सर भी नादिर बलोच, वो कराची में है। सो इट्स ऑल अबाउट अ टीम। मेरे पास अच्छी टीम है, एंड वी मेक श्योर दैट वी हेल्प ईच अदर एंड we progress on helping the people of Pakistan. So हम पहले 2 हफ्ते पहले 1 month पहले हम करने लगे थे एक बॉक्सिंग इवेंट मेरे अकेडमी में। तो वो कैंसिल हुआ बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। इंशाल्लाह ये कोरोना वायरस के बाद हम एक बॉक्सिंग इवेंट करेंगे उधर। इंशाल्लाह देयर विल बी मेनी सेलिब्रिटीज अटेंडिंग, एंड ऑल्सो ये भी होगा like on national TV. So inshallah we've got the support from Pakistan, and inshallah more करेंगे काम। Right. Amir, as you just mentioned that you are supporting a lot for the Pakistan and boxing especially. If it immature boxing in Pakistan, आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान में immature जो bowling ये boxing situation है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है। यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो जो बाद की ट्रेनिंग है वो it comes later. तो how about the basic facilities? So that's the reason मैंने वो आमिर खान अकेडमी खोली पाकिस्तान में, so I can give the opportunity to the young people of Pakistan to train. So अभी से हम ट्रेनिंग शुरू की उधर। We already have champions from the आमिर खान अकेडमी, हमारे पास इंटरनेशनल चैंपियंस भी है, और दूसरे बॉक्सर्स भी, लाइक फॉर एग्जांपल मोहम्मद वसीम भी ट्रेन किया था हमारे जिम में, उस्मान वजीर भी, नादिर बलोच, वो सब आते हैं हमारे अकेडमी में। ये सब लोग के लिए, बस बॉक्सर्स के लिए नहीं भी, फॉर एग्जांपल आर्मी भी आती है उधर, पुलिस फोर्स भी आती है उधर ट्रेनिंग करने के लिए। सो हम ये पाकिस्तान के लिए हमने किया। So inshallah और हम खोलेंगे, so that gives the more opportunity to other people in Pakistan to attend boxing. और एक दिन देखना भी पाकिस्तान is going to develop in boxing, and look, we've got the talent, हमारे पास energy है, power है, speed है, so why not try more harder? Definitely, you're right. So you've been playing since many years, and you have fans all over the world, even in Pakistan. You know, people praise for your fights, and you know they love you. But there is a question, if it's not personal, people say that you don't fight for Pakistan. Do you want to comment on that? There are a lot of things. I've always had good support in Pakistan. I love the people of Pakistan. Everything I do in my boxing is for the people of Pakistan. And I want to do more events in Pakistan to help the youth. I want to also support the boxers. मेरे पास experience भी है boxing में, so that's the reason मुझे करना है ये। It's like my passion. मैं boxing सब लोग को help करूँ और ऐसे कुछ, so that's the reason I want to do more events. इंशाल्लाह आप देखेंगे future में अभी और events होंगे पाकिस्तान में, और हम support करेंगे boxers को। People always talk. तो मैं यूके से मैं आता हूँ, यूके आपने पैसे लगा के जाता हूँ पाकिस्तान, पैसे लगाता हूँ पाकिस्तान में। फॉर एग्जांपल मेरी जिम की कॉस्ट ओवर $100,000 मैंने खुद से लगाए। गवर्नमेंट ने मुझे एक जगह दी, सो आई सेड नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह मैंने उनको बोला आई विल स्पेंड माय ओन मनी। सो यू नो इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग ईच अदर, एंड इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान आगे जाएगा बॉक्सिंग में। राइट, इंशाल्लाह। आमिर, एज यू जस्ट मेंशन कि गवर्नमेंट ने आपको जगह दी है, आपके काफ़ी विजिट्स हुए पाकिस्तान में। हाउ डू यू सी द रोल ऑफ गवर्नमेंट स्पोर्ट्स बिल्डिंग इन पाकिस्तान, लाइक इन बॉक्सिंग स्पेशली? आपने कितना सपोर्ट देखा गवर्नमेंट की तरफ से, एंड इफ यू टॉक अबाउट पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो कितने इंथुसियास्टिक हैं अबाउट बॉक्सिंग? अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो गवर्नमेंट इज वेरी गुड। वो भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमको। For example, recently Fahmida Mirza came to our academy to see the work that the boxers were doing. Also, Zulfi Bukhari came to the boxing academy. So, ये is good motivation. वो भी देखते कितना काम हम करते हैं, और इंशाल्लाह ये फ्यूचर में और होगा. So we're gonna try to do more events like this in Pakistan. So, you know, we have a good team, और इंशाल्लाह we're gonna try to do more events, but we just have to, you know, we need a little bit more support from the government. Yeah. Everything Pakistan में बस cricket. Why not support other sports? For example, football हो, cricket हो, boxing हो, rugby हो.
दूसरे स्पोर्ट्स में, क्यों पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, so we need to find that talent. I think you're right, and people are crazy for gyms, and they're all up for something physical activities, so they just need a proper platform, and you're providing such platform. But Amir, आप देखते हो कि जो facilities आपको UK में मिली while you were training as an amateur and then you became a professional, यहाँ पर उस तरह की facilities, उस तरह के skills या training आने में कितना time लगेगा? आपको क्या लगता है कि कब तक जो हमारी यूथ है और जो प्लेटफॉर्म है उसका वो रिसोर्सेज वाला गैप फिल अप होगा? जी टाइम लगेगा. It's gonna take maybe at least 5 years in my opinion. But आप देखो, अब हमारे एकेडमी को आप जाना, हमारे एकेडमी में देखना कौन सी. So are you inviting me officially? We have the best of training equipment. For example, boxing ring, bags, gloves भी है हमारे पास. So we have all the top boxing equipment. Now, one more thing. In Pakistan, in Sialkot, all the best boxing equipment, all the best sports brands are made. So why not support our own? The community should support the up-and-coming boxers, for example, football players, cricket players. So we have everything, but all we need is the infrastructure. For example, the government needs to support and have a good sports ministry and everything else, and inshallah we can help to make this better. Right. Amir, as you just mentioned that it will take at least 5 years in Pakistan कि यहाँ पर बॉक्सिंग की वो फैसिलिटीज़ आ जाएं. तो आपके क्या फ्यूचर हैं, क्या होने जा रहा है आपकी तरफ से पाकिस्तान में? लाइक आपने जिम्नेजियम का जिक्र किया, एकेडमी का जिक्र किया, और क्या हो सकता है लोगों को इंगेज करने के लिए? व्हाट कैन वी डू? So my vision is हम एक boxing event करेंगे पहले, just to see what is the program and what's boxing like in Pakistan. हम देखेंगे पहले कैसा वो event होगा. उसके बाद हम every second month, दूसरे month में हम करेंगे boxing events. वो हम देंगे opportunities local boxers को. For example, इस्लामाबाद हो या लाहौर हो, कराची हो, उन सबको हम देंगे opportunity. वो भी boxing कर सकते हैं, वो आ सकते हैं हमारे एकेडमी में, ट्रेनिंग कर सकते हैं और फाइट भी कर सकते हैं. तो ये फाइट भी होगी टीवी पर, ऑन नेशनल टीवी. और सो दैट्स माय ड्रीम इज टू हेल्प डेवलप बॉक्सिंग इन पाकिस्तान. तो इंशाल्लाह ये होगा. इट्स गोना टेक टाइम, बट आई एम 100% कॉन्फिडेंट मैं ये कर सकता हूँ ये काम. इंशाल्लाह आप ये कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह यू आर डूइंग अ लॉट एक्चुअली. सो पीपल अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग. हाउ डज दैट मेक यू फील? Alhamdulillah, honestly, it's the best feeling in the world. But people criticize you as well. How do you take that? You know, it just makes me very happy. So whenever I go to Pakistan, the love and support I get is honestly the best in the world. अभी मैं UK में रहता हूँ, इधर भी बहुत support मिलती है, but the support in Pakistan is like from the heart. And alhamdulillah, it makes me very, very proud. This is the reason I want to help people in Pakistan. This is the reason I want to do more for the people. अभी when I heard about this coronavirus issue, मैंने एक फोन कॉल मेक किया. मैं एक बंदा वो रहता है इस्लामाबाद में, उसको बोला मैंने, look, 10,000 bags from Amir Khan Foundation. I will give money from my personal pocket to this to give aid in bags. Alhamdulillah, this should motivate. और मैं अर्ज करता हूँ दूसरे स्पोर्ट्समैन को और वुमेन को, वो भी दे, प्लीज वो भी सपोर्ट करें. फॉर एग्जांपल उनके पास भी चाय हो या वो भी पैसे बनाते हैं उनके स्पोर्ट्स में. सो प्लीज सपोर्ट योर लोकल पोर पीपल. इतना we have a very big population of poor people in Pakistan. We all have to do our little bit. Even though I'm in the UK, मैं UK से सपोर्ट करता हूँ उनको. आप पाकिस्तान होके आप उनको भी सपोर्ट करो प्लीज. ठीक है आमिर, आप चूँकि बहुत से पाकिस्तानी यंगस्टर्स के आइडियल हैं अबाउट बॉक्सिंग, और चूँकि आजकल चल रहा है कोरोना हर तरफ, तो ट्रेनिंग नहीं हो रही है. आप तो वहाँ पर ट्रेनिंग, जैसे आपने जिक्र किया कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, हल्की फुल्की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन व्हाट डू यू सजेस्ट टू द यंग पाकिस्तानीज़ कि वो जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वो इन क्वारंटीन के दिनों में क्या कर सकते हैं? So in quarantine, I think what they should do is basically they should घर में ट्रेनिंग कुछ करो या जाओ बाहर जॉगिंग करने के लिए. There's so many methods of training, so try your very best. Go for a cycle, even basic, even इससे अच्छा go out for a nice walk with your family, enjoy the fresh air, but don't meet people. Or please, masks be pehno aap sab. See, we have to stay very safe, and this is a very difficult time that we are going through. But inshallah, the people of Pakistan need to do something. They need to keep busy. Exercise घर भी कर सकते हो, मैं भी करता हूँ घर में. मैं outside in the garden, I do some skipping.
प्रेस अप्स, सिट अप्स, मेरी गर्ल्स भी अलेना और लमाइसा, उनको भी मैंने बोला आप भी ट्रेनिंग करो मेरे साथ, so वो भी करते मेरे साथ ट्रेनिंग, so अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। लेकिन आमिर, बहुत से स्टार्स, बहुत से लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वीडियोस अपलोड करते हैं सेल्फ ट्रेनिंग करते हुए, व्हेन यू हैव अ प्रॉपर जिम एट योर होम, सो आई थिंक पीपल वुड लाइक टू सी दोस वीडियोस ऑफ योर पर्सनल ट्रेनिंग यू डूइंग एट होम। So yes, correct. So मैंने पोस्ट किया था फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, so इंशाल्लाह मैं और पोस्ट करूंगा इंशाल्लाह next time when I do another training session. So I hope that the people of Pakistan see this and try to copy. Do anything. Go for walks, go for jogging on the spot. कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, चाहे वो आप घर बैठकर अपने कमरे में ही क्यों ना करें। वेल, थैंक यू सो मच आमिर फॉर डूइंग everything for Pakistan and having this vision that our youth has a potential and they can bring Pakistan a lot of name and good name। मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़रूरी होता है। हमें कोई पोटेंशियल की कमी नहीं है, हमें किसी भी किस्म की एनर्जी की कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म की कमी है, एंड यू आर प्रोवाइडिंग सच प्लेटफॉर्म। दिस इज अमेजिंग। Thank you very much. It's all about giving back, and I think we all have to give back to the people of Pakistan. And I hope I inspire other Pakistanis who live around the world, for example in America, in UK, उनको भी करना है कुछ हमारे कंट्री के लिए। So let's see, inshallah I make dua everybody is okay in Pakistan, और इंशाल्लाह मैं आऊँगा पाकिस्तान में इस कोरोना वायरस के बाद। हम एक बॉक्सिंग इवेंट करेंगे इस्लामाबाद में, so please। So Amir, you have to make a promise. Whenever you come to Pakistan, you have to come in my show in the studio. No problem. I will definitely come to your show. I'll take your word for it. Which part of Pakistan is it? Karachi or Lahore or Islamabad? Lahore. No problem. We will make sure we put that in the diary. We will make sure we do that. Done. Thank you so much for being with us. Thank you. That's actually very sweet. And मैंने जानबूझकर ऑनर प्रॉमिस करा लिया कि उनका जितना मर्जी बिजी स्केड्यूल हो वो हमारे स्टूडियो में जरूर आएंगे। एनीवेज, ये तो पूरा एक सिनेरियो था जो भी वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पूरा पाकिस्तान की यूथ को इंस्पायर भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अमेजिंग हो जाता है कि एक ऐसा स्टार जिसके दुनिया में फैन है वो अपने स्किल्स ट्रांसफर कर रहा है थ्रू प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल। इसके साथ साथ जो उनके जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी बॉक्सर्स के लिए, सोसाइटी के लिए, कोरोना क्राइसिस को लेकर अगर आप बात कर लें, या फिर ओवरऑल जो स्पोर्ट्स है खासकर बॉक्सिंग की, तो वो तमाम जो सवालात थे लोगों के दिमाग में, लोगों के जहनों में, वो मेरे ख्याल में अब काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, जैसे कल हमारे साथ हुसैन शाह साहब मौजूद थे, उन्होंने एक सवाल पूछा था जो मुझे नहीं लगा कि इस इशू को हाइप देने की ज़रूरत है, तो मैंने नाम लेकर नहीं पूछा, बट आई ट्राई टू गेट द आंसर फ्रॉम आमिर खान, और उन्होंने जवाब दिया भी। वो सवाल क्या था शाह हुसैन का, आपको सुनवाते हैं जो आप आमिर खान से पूछना चाहें, क्योंकि वो आप साथ तो नहीं आए लेकिन हमारे साथ इंशाल्लाह कल होंगे, तो कोई एक पर्टिकुलर सवाल जो आप उनसे पूछना चाहें हमारे थ्रू, वो क्या होगा? मैं ये पूछूंगा भाई पाकिस्तान ने क्यों नहीं खेला, मैं उसको यही बोलूंगा तू पाकिस्तान नहीं हो, पाकिस्तान है मेरा बेटा भी इंग्लैंड पैदा हुआ है। कल सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन वो चूंकि पाकिस्तान में अब रिप्रेजेंट नहीं करते तो इंशाल्लाह कल हम जरूर। तो जैसे कि हुसैन शाह साहब ने सवाल किया और बाकी लोग जो सवाल करते हैं, हमने आज उनसे सवाल वो पूछे हैं सारे, उन सब सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं कि वो कंट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में अब तक क्या किया है, आगे उनके क्या प्लान्स हैं, और वो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर अपनी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी दे रहे हैं, उन्हें तमाम सवालों के जवाब। मुझे मैं कल अच्छी लग रही थी, वैसे मैं उस क्लिप में ये भी नोटिस कर रही थी। खैर एनीवेज, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा। ब्रेक के बाद आपसे हम मिलाएंगे मेक अ विश फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो पाकिस्तान में यंग छोटे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, और वो ख्वाहिशें क्या हैं, वो ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश हो सकती है, तो वो उनकी ख्वाहिशें कैसे पूरी करते हैं, ये आइडिया कैसे आया है, वो हम आपको मिलाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे जिक्र किया कि हम आपसे मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत को जो कि लास्ट विश हो सकती है, आप उसे कह सकते हैं। अच्छी एक इसमें बात यह है कि जो बीमार बच्चे होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है दिल की, वो शायद पूरी करना इतनी आसान नहीं होती पेरेंट्स के लिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 50 ममालिक में काम कर रही है। इसी तरह मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान के जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं
वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपने जैसे जिक्र किया है कि इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और छोटे बच्चे जो बिल्कुल जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट्स हैं बच्चे, या कोई ऐसी मूजी मर्ज में मुब्तला हैं कि उनसे या सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेक अ विश फाउंडेशन ने अब तक जितने बच्चों की विशेस पूरी की हैं उनमें से बहुत से बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो एक जाते बच्चे की मासूमाना ख्वाहिश पूरी करना, उसकी वो विश पूरी करना मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त ये एक विजन है, और इस पर वो काम भी करते हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। जी, जैसे आपने भी कहा कि मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 50 ममालिक में है, और वो बच्चे जो क्रिटिकली इल होते हैं या जो कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला होते हैं, उनकी जो भी एक लास्ट ख्वाहिश होती है उसको इदारा पूरा करता है। पाकिस्तान में अपने क़याम से लेके अब तक हम 12,000 से ज़्यादा बच्चों की आखिरी ख्वाहिशात की पूरी कर चुके हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद बच्चों की हमारे दरमियान नहीं है, मगर हमें खुशी यह है कि ये बच्चे कोई हसरत या ख्वाब लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए, और यहाँ से जाते वक्त उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। ज़बरदस्त। इश्तियाक साहब, जैसे कि ये बड़ी ज़बरदस्त आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, पाकिस्तान में अवार्ड भी आप जीत चुके हैं, ये बताएं कि ये किस तरह से ऑपरेट करती है ओवरऑल, आप कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे आप उन बच्चों तक पहुंचते हैं, फिर वो बच्चों की जो विशेज़ होती हैं उसको पूरा करने के लिए क्या आपने सिस्टम बनाया हुआ है? देखिए, हमारे पास स्टाफ भी है और हमारे पास ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं, और हम उन हॉस्पिटल्स को विज़िट करते हैं कि जहाँ पे टर्मिनली इल बच्चे जो होते हैं उनका इलाज हो रहा होता है। फिर हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हम इन बच्चों से मिल के आइस ब्रेक करते हैं, दोस्ती करते हैं, और फिर इनके दिल छुपी हुई जो भी एक विश होती है उसको डिग आउट करते हैं, और फिर वो विश पूरी की जाती है। वो विश कोई भी हो, ये इतनी बड़ी फाउंडेशन है कि अगर आज मेरा कोई बच्चा ये कहे कि उसको अमेरिका के सदर से मिलना है, तो एक महीने के अंदर उसको बच्चे को वीज़ा भी मिल जाएगा, वो बच्चा अमेरिका भी पहुंच जाएगा, वो मिल भी जाएगा। मगर हमारे बच्चों की जो विशेज़ हैं वो किसी अमेरिकी सदर से मिलने की नहीं हैं, बड़ी यूनिक विशेज़ हैं। आपने देखी होंगी कुछ अरसे पहले हमारी 2 बच्चियां थीं जो कैंसर में मुब्तला थीं, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान आर्मी का एक दिन के लिए हिस्सा बनना चाहती थी और आर्मी चीफ से मिलना चाहती थी, और लाहौर में उन्होंने अपना पूरा दिन गुजारा। उनमें से एक बच्ची आज हमारे दरमियान नहीं है। इस तरह की यूनिक विशेज़ पे इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेस्ट एफिलिएट अवार्ड दिया, क्योंकि अमेरिका में आम तौर पे जो विशेज़ आती हैं वो बड़ी मटेरियल विशेज़ होती हैं, और आम तौर पे वो विशेज़ होती हैं जहाँ पे डिज्नीलैंड उनको बच्चों को जाना होता है। मगर हमारी विशेज़ जो हैं वो बहुत यूनिक विशेज़ आ रही हैं, बड़ी यूनिक विशेस आ रही हैं। और आपने जिस विश का जिक्र किया जो आपने पूरी भी की थी, वो मैंने एक्चुअली उसको फॉलो भी किया था और वो देखा भी था। वो छोटी सी बच्ची, आई एम सो सैड कि वो उनमें से एक अब हम में नहीं रही, लेकिन उसने वो आर्मी यूनिफॉर्म पहना हुआ और वो जो मुलाकात और पूरा दिन जो स्पेंड किया वो बड़ा ज़बरदस्त भी रहा। अच्छा इश्तियाक साहब, अभी तक आपने पाकिस्तान में 10,000 बच्चों की विशेस पूरी की हैं, एंड व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग इट कि उनमें से कुछ बच्चे यहाँ नहीं हैं, यकीन जानिए एकदम दिल को कुछ होता है। लेकिन ये सोचकर, जैसे आपने जिक्र किया कि वो कोई हसरत या ख्वाहिश लेकर नहीं गए, तो ये सोचकर मतलब एक स्माइल भी मुंह पर आ गई। सो अभी तक की पूरे सिनेरियो में आपकी किस तरह की विशेस, थोड़ा 4-5 एग्जांपल्स भी दीजिएगा कि सामने आई, और कोई ऐसी विश जो आपको लगा हो कि बड़ी यूनिक लेकिन और आपके लिए भी मुश्किल हो उसको पूरा करना, कुछ ऐसा कभी हुआ? एक देखिए, 12,000 में इतनी बड़ी बड़ी विशेस आई कि मलाला यूसुफजई से एक बच्चे को मिलना था, उसकी डेथ लास्ट ईयर हो गई है। जॉन सेना जो दुनिया का एक बहुत बड़ा WWE का है, जी, उससे हमने बच्चों को मिलाया। सलमान खान से 3 बच्चे मिलने गए। मगर एक विश जो मेरे हार्ट से बहुत टच है, जो क्लोज है, वो लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक बच्ची की थी जिसने कुछ लास्ट ईयर हमसे कांटेक्ट किया था, और उसकी ख्वाहिश थी कि वो कायद आज़म के मज़ार पे जाना चाहती है। गुर्बत इतनी थी कि वालिदैन ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और जब हम उसको कराची लाए तो उसको पूरे रास्ते उसकी माँ उसको ये कहती रही कि तुम इस फाउंडेशन से कुछ मांग लो, हमारे घर में टेलीविज़न नहीं है, वो मांग लो। मगर वो बच्ची एडिमेंट थी। जब हमने उसको यहाँ पे ला के कायद आज़म के मज़ार की विज़िट कराई, उसमें चादर चढ़ाई, और मैंने उसको साइड पे ले आके पूछा, बेटा कि तुमने हमसे टेलीविज़न क्यों नहीं मांग लिया, तुम्हारी मम्मी तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रही थी। शी सेड कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है, मगर मैं मरने से पहले कायद का शुक्र चाहती थी
कि उसने हमें इतना खूबसूरत कंट्री दिया। आज ये बच्ची हमारे दरमियान नहीं है, मगर ये वो सोच है जो कायद आज़म ने बनाया है, और लोग कितना प्राउड इसको फील करते हैं कि आज उनका एक कंट्री है। क्योंकि अगर आज ये पाकिस्तान नहीं होता तो उन लोगों से पूछें कि जिनका कोई कंट्री नहीं होता, उनकी कोई शनाख्त नहीं होती। सही बेजा फरमाया आपने। और ये जज्बा यकीनन पाकिस्तानियों में आपने जिक्र किया कि पाकिस्तानी जो है वो मटेरियलिस्टिक विशेज़ नहीं करते हैं। दुनिया में बड़ी एग्जांपल्स आती हैं जहाँ पर मटेरियलिस्टिक विशेज़ की जाती हैं। ये बताइएगा इश्तियाक साहब कि बहुत सी ऐसी विशेज़ होती होंगी जो कि कई दफ़ा मटेरियलिस्टिक भी हों या फिर कोई वक्त उनको दरकार होता है, तो आपके साथ कभी ऐसे हुआ कि कोई विश पूरी ना हुई हो और फिर वो जो बच्चा है वो इस दुनिया से चला गया हो? हाँ, कुछ हुआ। मेरा इस जो लास्ट बकरा ईद थी उसमें हमारे पास 2 विशेज़ ऐसी आई कि बच्चों को उन्होंने कभी कुर्बानी नहीं की थी और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम भी कुर्बानी का हमारा एक बकरा होना चाहिए। और समहाउ एक को तो बच्चे को हम ले गए, दूसरे की तबीयत जो थी वो लास्ट वक्त में ख़राब हो गई और बाय द टाइम जो है मतलब वो इस दुनिया से गुजर गया। और हमें बड़ा अफसोस है कि हम उसकी विश जो है वो उसको हम फुलफिल नहीं कर सके। इश्तियाक साहब, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं, यकीन जानिए बहुत सी ऐसी, जैसे आपने अभी वो कायद आज़म के मज़ार वाली बच्ची का जिक्र किया और फिर आपने बताया कि वो इस दुनिया में नहीं रही, तो यकीन जानिए इतना दिल दुखी हुआ कि आंखों में आंसू भी आ गए। लेकिन आपके लिए तो बड़ा मुश्किल है फिर ये काम करना। आप डेली बेसिस पर उन बच्चों से मिलते हैं जिनका पता है कि खुदा ना खास्ता अगर ये सरवाइव ना कर सके तो ये दुनिया से चले जाएंगे। जाहिर है वो नोबल कॉज की जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो तो होती है कि आप उनको उनकी वो विश जो है वो ग्रांट कर रहे हैं, और लेकिन वहीं पर ये दुख कितना मुश्किल होता है, डिप्रेशन कितना मुश्किल होता है कि बच्चे शायद सरवाइव नहीं कर सकेंगे, और जिन जिन की पूरी की है उनमें से बहुत से बच्चे अब इस दुनिया में भी नहीं हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ये हमारी एक फैमिली बन जाती है। इनको हम विश चिल्ड्रन कहते हैं और इनकी जो फैमिली होती है वो विश फैमिलीज कहलाती हैं। हम उनसे इन टच रहते हैं और उनसे मिलते मिलाते रहते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि ऑल्दो हमारी फाउंडेशन का जो मेन फोकस है वो बच्चों की विशेस को पूरा करना है, मगर रिसेंटली बड़े अजीब वाकयात हमारे पास हुए। कुछ बच्चों ने हमसे कुछ मटेरियल विशेस की थी, मगर ये कोरोना की वजह से जो हालात ख़राब हुए, उन बच्चों की कॉलें हमारे पास आईं जिसमें उन्होंने कहा कि हमने विश आपसे ज़रूर की थी कि हमें कोई मटेरियल चीज़ चाहिए थी, बट हमारे घर में राशन नहीं है और हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी विश को बदल दूं? जब हमने ये सुना कि बच्चे अपनी विशेस को बदल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके घर में उनके भाई बहन उनके वालिदैन जो है खाना मिले, तो इस वक्त हमारा पूरा फोकस ये है कि हम विश फैमिलीज को राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको राशन हम दे के आ रहे हैं इन विश फैमिलीज को, और रोज़ाना कोई 100 के करीब घरों के अंदर राशन पहुंचाया जा रहा है। और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं और स्टाफ है इस वक्त वो हम फोकस कर रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू वन थिंग इश्तियाक साहब, कि जो बच्चों ने आपसे कांटेक्ट किया और दे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर विशेस, वो विशेस भी पूरी कर दीजिएगा। वो ऐसे ना हो कि उनके विशेस में राशन हो जाए। आई नो दे आर वर्किंग ऑन इट, बट मैं ऑन पर्सनली हैव रिक्वेस्ट भी पूरी करेंगे जी। नहीं, डेफिनेटली जी वो विशेस हमने पूरी करनी है, मगर अभी हम उनको राशन उनकी फैमिली को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि खुदा ना खास्ता ये बच्चे जो टर्मिनली इल हैं उन्हें खाना नहीं मिले और खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाए उनकी जान को। सही। इश्तियाक साहब, जैसे आपने जिक्र किया कोरोना क्राइसिस की वजह से आपको राशन भी अब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, इसके साथ साथ आपको जो है उनकी विशेस को भी आपने लाइन अप किया होगा, वो भी पूरी करनी है इंशाल्लाह, वो कामयाबी आपको मिलेगी। तो कोई इसमें जो लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है, आम पब्लिक की भी होती है कि वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही होती है और ये जो इदारा है ओवरऑल 50 कंट्रीज में यही करता है? देखिए, हमारे पास मेक ए विश की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे जो है www.makeawish.org.pk, इसमें एक लिस्ट है उन विशेस की, उन बच्चों की जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कोई विश आपको टच करती है तो खुदारा उस बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी विश को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमने अब एक नया सिस्टम शुरू किया है कि इन बच्चों की फैमिलीज को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं
और राशन उनको पहुंचा सकते हैं। खुदारा इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। और अगर हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सब गरीब आदमियों के घर के ऊपर राशन पहुंचा देगी, तो इसके लिए ये मुमकिन नहीं है। हम सबको इसके अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी आपके तमाम व्यूअर्स से ये है कि खुदारा किसी तरीके से हो सके तो जो भी एक गरीब आदमी है उसके घर पे राशन जरूर पहुंचाएं। और मेक ए विश के अंदर अगर आप कुछ कर सकते हैं एक राशन के सिलसिले में, बच्चों की विशेष को पूरी करने के सिलसिले में, तो आपको अंदाजा नहीं है कि ये करके आपको कितनी खुशी होगी। लाइफ ये नहीं है कि हम रात को खाना खा के सो जाएं। सोते वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कोई ऐसा बच्चा या घर है जहां पे आज उसने खाना नहीं खाया होगा। बिल्कुल सही, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट डेफिनेटली ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से गरीब घराने हैं जिन तक खाना नहीं पहुंच पाता। थैंक यू सो मच इश्तियाक साहब फॉर बीइंग विद अस, एंड यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। पाकिस्तान में जिस तरह से ऐसे बच्चे जो अब इस दुनिया में या उनके लिए टाइम कम है क्योंकि मूजी मर्ज में वो मुब्तला है, या वो कोई विश करते हैं और आप उसको पूरा करते हैं, तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छा काम कोई ज़बरदस्त वंडरफुल जॉब है। और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसी तरह विशेस को पूरा करती रहे, और इसी तरह बल्कि बच्चे जो है वो उनके विशेस पूरी करना, ये मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई तोहफा ये नहीं दे सकते अगर कोई जाता हुआ इंसान है इस दुनिया से। तो बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक बेग साहब। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए कोरोना की वर्ल्ड वाइड भी परेशान कुन है, और रोज़ाना की बुनियाद पर एवरेज में 6000 अमवात दुनिया में हो रही हैं। वहीं पर पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ 24 घंटे में 17 अमवात हुई हैं, जो कि अब 134 तक पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल सही। और टोटल केसेस की अगर बात करें तो 7018 पर पहुंच गए हैं। सिंध में केसेस 2008 हो गए। पंजाब में सबसे ज़्यादा केसेस हैं 3276, KPK में 993, बलूचिस्तान 305, इस्लामाबाद में 145, गिलगित बल्तिस्तान 245 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 46। जबकि अगर हम जिक्र करें सेहतयाब होने वालों की तो 1635 लोगों ने कोरोना को शिकस्त भी दी है और सेहतयाब भी हुए हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये सेहतयाब होने वालों का नंबर बढ़ता जाएगा और जो पेशेंट आ रहे हैं वो कम होते जाएंगे। तो यही हमारी कामयाबी होगी। उसके लिए सबसे बेस्ट हल ये है कि लॉकडाउन को आप फॉलो करें, और इसके साथ साथ जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको दी गई हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। इसको ईजी मत लें। अगर लॉकडाउन को जुज़वी लॉकडाउन का है, पार्शल लॉकडाउन का है, या फिर स्मार्ट लॉकडाउन का है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर निकल आएँ और फिर दफ़ा 44 की खिलाफ वर्जी करें। ये आपने नहीं करना, ये आपने नहीं करना। और अगर आप करेंगे तो बाहर फोर्सेस खड़ी हैं जो आपको पकड़ लेंगी। कल मैं डेटा देख रही थी, बहुत से चालान हुए हैं, बहुत से पुलिस वालों ने ऐसे लोगों को पकड़ा है जो सोशल डिस्टेंसिंग, गाड़ी में 4-4 लोग बैठे हुए हैं, उनके भी चालान हो रहे हैं। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी अगर आप पंजाब में खास तौर पर कर रहे हैं तो आपको पकड़ा जाएगा। लेकिन कल बड़ा मुझे रश नजर आया जो कि मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी लगा कि खुदारा इस पेंडेमिक को समझिए और अपना जो रोल आपने प्ले करना है तमाम SOPs को पूरा करके वो जरूर करिए। इसी के साथ जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में आज बोला था कि आज 17 अप्रैल है, दुनिया भर में हीमोफीलिया डे मनाया जा रहा है। और ये डे मनाने का मकसद इस बीमारी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी अवेयरनेस है, वो लोगों तक पहुंचाई जाए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ सिचुएशन ये है कि चूंकि एक बीमारी एक अलग है, साथ इस वक्त सिचुएशन ये है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और उसकी वजह से खून जो है एहतियात देने के लिए उसका जो फ्लो था वो भी कम हुआ है। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है इस वक्त पाकिस्तान में, पेशेंट्स किस तरह कितने हैं, उनका इलाज क्या है, किस तरह से उनको हैंडल किया जा रहा है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज सुंदर फाउंडेशन से मोहम्मद यासीन साहब और डॉक्टर नासिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बड़ी बेसिक लेमैन लैंग्वेज में हीमोफीलिया की डेफिनेशन क्या होगी? हीमोफीलिया होता क्या है, क्यों होता है? देखिए, हीमोफीलिया खून की एक बीमारी है कि जिसमें खून जमता नहीं है। जिस तरह जब हमें इंसान को कभी चोट लगती है, कहीं से सर्जरी होती है, कोई इंसिजन दिया जाता है, उसके बाद खून जम जाता है, कुदरत का नेचुरल एक तरीका है। इस बीमारी में होता है कि कुछ चीज़ों की कमी होती है जिसकी वजह से खून जमता ही नहीं है। और अगर किसी की सर्जरी हो, चोट लग जाए, कोई भी इंजरी हो जाए तो खून बहता चला जाता है, और अगर उसे फौरन ना रोका जाए तो वो जानलेवा भी हो सकता है। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर कुछ वजह से हो जाता है? जी जी, ये फैमिलीज में रन करता है, और सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा मेल में होता है। 90% ये मेल इसमें होते हैं जो इफेक्ट होते हैं। और इसलिए अक्सर सबसे पहले जब हमें पता चलता है उसी वक्त चलता है कि मेल बच्चों का जब सर्कमसिजन होता है और ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, तो वहीं से सबसे पहले अंदाजा होना शुरू होता है। हाँ,
अगर फैमिली में पहले से मालूम हो तो फिर तो हम फौरन बर्थ के बाद ही टेस्ट करने शुरू कर देते हैं ताकि हमें अंदाजा हो सके कि ये बीमारी है तो नहीं। बिल्कुल सही, लेकिन इसके लिए तो फिर हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होना बड़ा ज़रूरी है, उनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने कहा ना कि अगर ये बीमारी वक्त पे पकड़ी जाए तो इसका मुस्तकिल हल तो कोई नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ की कमी है, जिस तरह आप यूँ समझिए कि जिस समय इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन की कमी होती है तो हमें लगानी पड़ती है। इसी तरह ये एक पैदाइशी तौर पर नुक्सा है कि फैक्टर 8 की या फैक्टर 9 की, जब हम खून जमता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स कुदरत ने रखे हुए हैं, तकरीबन जो 12-13 करीब, और इसके अलावा मल्टीपल और चीज़ें भी हैं। तो इस बीमारी के अंदर फैक्टर 8 या फैक्टर 9 की कमी हो जाती है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फैक्टर है, और उसकी वजह से खून जमता ही नहीं है और ब्लीडिंग होती चली जाती है। खून की आपको एहतियात की जरूरत पड़ती है पेशेंट को, जितना ब्लड डोनेशन होंगी वो पेशेंट के लिए आसानी होगी। जी, उसमें दोनों चीज़ें चाहिए। असल में दुनिया में अब क्योंकि दुनिया आगे आ गया, फैक्टर बना लिया गया है काफ़ी अरसे से कि जो फैक्टर 8 है वो बनाया मिल जाता है, जो खून में से ही एक्सट्रैक्ट होता है, मगर दुनिया में टेक्निक्स मौजूद है कि सिर्फ फैक्टर 8 अलग से निकल जाता है और सिर्फ थोड़ा सा इंजेक्शन भी देते हैं तो उससे कमी पूरी हो जाती है। हाँ, अगर फैक्टर अवेलेबल नहीं है या कॉस्टली है, क्योंकि एक इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान बंद नहीं रहा, पाकिस्तान में जो आ रहा है वो या तो यूएसए या बाकी से आ रहे हैं, या जो करीबी तरीन जगह हमारी हैं वो इंडिया, ईरान, चाइना, इर्द गिर्द कितने ममालिक से बना रहे हैं, मगर बदकिस्मती से हम लोग नहीं बना सक रहे उसे। तो अगर फैक्टर बन जाता है तो ज़रा आसानी हो जाती है और थोड़ा सा फैक्टर लगाने से कमी पूरी हो सकती है। ठीक है। तो नासिर साहब, जैसे कि आपने बताया पेशेंट्स के बारे में, अब पेशेंट्स को आप डील कर रहे हैं, इसके अलावा देखते भी हैं, तो हमारे साथ यासीन साहब मौजूद हैं। सुंदर फाउंडेशन बड़ा नाम है ब्लड डोनेशन का, और बच्चों को देखने के लिए फिर बड़ा अच्छा डील करते हैं बच्चे उनके सारे। तो ये जो हीमोफीलिया है, इनके पेशेंट्स को कैसे आपकी जो फाउंडेशन है वो डील कर रही है, किस तरह से डोनेशंस को मैनेज किया जा रहा है, खुसूसन आजकल जो कोरोना क्राइसिस को लेकर? बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जब से ये कोरोना का मसला हुआ तो हमें जो है बहुत प्रॉब्लम हो गई ब्लड कलेक्शन वगैरह के सिलसिले में, लेकिन मैं आपके ख़ुसूसी तौर पे आपके चैनल को और बाकी तमाम चैनल्स को जो है ये दाद देता हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ कि आपने हीमोफीलिया के मरीज़ों के लिए और थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए आवाज़ उठाई, और उसकी वजह से जो है वो सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग जो हैं वो खून की एहतियात देने के लिए कॉल्स करना शुरू कर दिया और उन्होंने ब्लड कैंप्स लगवाने शुरू कर दिए। जिस तरह यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा दावत इस्लामी का, उनके अमीर ने जो है मौलाना इलियास कादरी साहब ने जो है ना बहुत जो है वो काम किया, और उनके आज तक जो है वो सैकड़ों लोग जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पे वो पूरे पाकिस्तान में खून की एहतियात दे रहे हैं। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे पंजाब पुलिस का जो आईजी साहब हैं डॉक्टर दस्तगीर साहब, शोएब दस्तगीर साहब, उनकी फ़ोर्स का यहाँ पे जिक्र करूँगा कि उन्होंने जो है पूरी पंजाब पुलिस को कहा है कि रमज़ान में भी थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, और इन दिनों में भी। तो उसकी आज मिसाल ये है कि आज भी जो CTO साहब हैं वो और उनकी टीम जो है हमारे सेंटर में हीमोफीलिया के बच्चों को जो है वो तहाइफ ब्लड डोनेट भी करेंगे, उनको तहाइफ भी देंगे, और बाकी भी जो पुलिस के जवान हैं जिस तरह एसएम यूनुस साहब हैं और बाकी जो लोग हैं हमारी फोर्सेस का काम सिर्फ बाहर खड़े होकर नहीं है, जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ भी तो होनी चाहिए ना, कि वो अपना रोल जहाँ वेयर दे सी इट फिट वो वहाँ जाकर अपना रोल भी प्ले कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं जारी बात रखूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं और डॉक्टर साहब बैठे हुए थे तो हम ये कह रहे थे कि हमारे तमाम लोग, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सहाफ़ी, हमारे ये चैनल के लोग, हमारे आम लोग, हमारे मुखय्यर हजरात, ये इनमें इतना दर्द है कौम के लिए, लोगों के लिए, ये आगे बढ़ते हैं, इनको खून के थैलेसीमिया के बच्चों को, हीमोफीलिया के बच्चों को खून की एहतियात देते हैं। और जिस तरह आपने देखा कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं, एक कितनी तादाद जो है वो राशन वालों की जो है, राशन देने वालों की जो है, मैं समझता हूँ कि राशन देने वाले ज़्यादा हो गए हैं और लेने वाले कम हो गए हैं। यहाँ पे मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात भी कहूँगा कि अब लोगों को ये चाहिए कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी दे रही है कोई 12,000 का पैकेज वगैरह, लेकिन अब मुखय्यर हजरात को ये चाहिए कि जिस तरह सुंदस फाउंडेशन है और बाकी इदारे हैं, बाकी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ज़कात और खैरात के मामलात होते हैं, उनको ज़कात और खैरात दें ताकि सुंदस फाउंडेशन जो है ब्लड बैग्स खरीद सके, केमिकल स्क्रीनिंग किट्स खरीद सके, और हेमोफीलिया जो एनजीओज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, एंड डेफिनेटली अगर उनको सपोर्ट किया जाएगा तो एक लार्जर कम्युनिटी उससे। और मैडम जिस तरह आज हेमोफीलिया डे है, तो अगर हेमोफीलिया डे पे लोग अपनी ज़कात और अतियात सदकात देंगे
तो हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए हम फैक्टर्स खरीद सकेंगे। डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि फैक्टर्स जो हैं बहुत महंगे होते हैं, एक फैक्टर की कीमत जो है 24-25 अगर मैं हज़ार। जिक्र करूं कि हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि हम हीमोफीलिया के हवाले से बात भी कर रहे हैं, कितने पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं, उनका सुंदस फाउंडेशन कैसे तरीका इलाज क्या होता है, क्या ब्लड लगाया जाता है या किस तरह से उसको टैकल किया जाता है? सुंदस फाउंडेशन में इस वक्त जो है हमारे जो 6 सेंटर्स हैं उनमें तकरीबन जो है 2500 से 3000 बच्चे जो हैं वो हीमोफीलिया के रजिस्टर्ड हैं। तो हम इन बच्चों को जो है वो ब्लड से मुराद जो है प्लाज्मा लगाते हैं और इनको जो है मुख्तलिफ जो ड्राई फैक्टर्स हैं वो भी देते हैं, क्योंकि जिस मरीज़ को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस फैक्टर की ज़रूरत होती है या प्लाज्मा की ज़रूरत होती है तो हम उसको देते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, आज से तकरीबन 25 से 30 साल पहले जो है इन मरीज़ बच्चों का जो है वो बहुत जो है वो बुरा हाल होता था, क्योंकि डायग्नोज नहीं हो पाते थे। खून बार बार रिसने से, चोट लगने से जो है वो इनको प्रॉब्लम्स होती थी और ये जो है कई जो है वो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। लेकिन जब से सुंदस फाउंडेशन और बाकी अच्छे इदारे जो है वो आए हैं, इन बच्चों को जो है वो अपना इलाज जो है इनका करते हैं, तो अब ये बच्चे जो है मैं यहाँ पे बताऊं कि अब ये जो हीमोफीलिया के जो है मरीज़ हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफिसर्स ग्रेड 18 और ग्रेड 19 में भी हैं। और अब मैं ये पूछना चाह रही थी, डॉक्टर साहब के पास भी आना चाह रही थी कि बहुत से मौरिसी इमराज अबूजर ऐसे होते हैं जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया है और इस तरह की बातें। इन ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन में 20,000 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो इस बीमारी का शिकार हैं। सो सर्वाइवल किस तरह से मुमकिन होता है उनके लिए? क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ तो होती है, लेकिन क्या प्रोसीजर क्या होता है इसकी? एक मैं ज़रा से इसमें थोड़ी सी वो करूँ कि ये 20,000 वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं ही नहीं, तो इसलिए एस्टिमेटेड जो कहा जाता है कम से कम 50,000 से ऊपर है तादाद जो कि इस बीमारी से लड़ रही है। अच्छा, इसकी 3 टाइप्स हैं, मैं बताऊं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कि हर बच्चा ऐसा नहीं होगा या हर बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको हर वक्त ब्लीडिंग होती रहेगी। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको माइल्ड होगी, जो हो सकता है कि आप और मेरी एज में जाके जिनको नजर आए। जो सीवियर फॉर्म होती है वो यूजुअली बचपन में आनी शुरू हो जाती है। हाँ, उससे हम अंदाजा हो जाता है, फैक्टर लेवल कराते हैं और हमें अंदाजा हो जाता है कि भाई ये किस फॉर्म में जाएगा। अच्छा, अब उसका हल क्या है? दुनिया में तो आइडियल हल तो यही है कि पैदा होते ही हम उसे फैक्टर लगाने शुरू कर दें, लेकिन वो मुमकिन नहीं है पूरी दुनिया में, क्योंकि कॉस्टली है। एक इंजेक्शन अंदाजा कीजिए 12 से 13 हज़ार रुपए का है, जो कि ओरिजिनल आ रहा है। वो रिपीट भी करना नहीं, वो उसका असर सिर्फ 2 दिन रहना है। अच्छा। हर 2 दिन के बाद आपने उसे लगाते चले जाना है, 2 या 3 दिन के बाद, तो आप देख सकते हैं सारी जिंदगी ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अब जो टेक्निक यूज़ की जाती है पूरी दुनिया में अक्सर जगहों पे वो होता है नीड बेस्ड, कि अगर खुदा ना खासा किसी किस्म की ब्लीडिंग हुई है आप फैक्टर लगाना शुरू कर दो और एक लेवल इस हद तक अचीव कर लो कि ब्लीडिंग रुक जाए और बंदा उस एक्यूट कंडीशन से निकल जाए। और अगर फैक्टर ना मिल रहा हो तो फिर जिस तरह सर बता रहे हैं कि फिर हम वाइट ब्लड लगाना शुरू कर देते हैं, FFP लगाना शुरू कर देते हैं, यस, प्लाज्मा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आइडियल ट्रीटमेंट यही है। अब मैं एक और चीज़ बताऊँ कि ये सोचने की बात है कि जो बाहर से आ रहा है वो तकरीबन 12 से 13 हज़ार का है, वही जो ईरान से मिल रहा है 2 से 3 हज़ार का मिल रहा है, इंडिया से भी, चाइना से भी। इसका मतलब ये है कि बहुत कॉस्टली शाइन नहीं है, कंट्रीज है ना, तो वो हम खुद बनाना चाहिए। हमें खुद बनाना ये इसका मतलब कि इतनी बड़ी शाइन है कि बना नहीं सकते, हमें बनाना चाहिए। और एक और साथ जिक्र करता जाऊँ कि अगर इनको मैनेज किया जाए तो ये सारी जिंदगी नॉर्मल जिंदगी गुजार लेते हैं, कि यहाँ तक कि 60-70 जितनी एक नॉर्मल लाइफ होती है वहाँ तक जा सकते हैं। और अगर ना किया जाए तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जॉइंट्स के ऊपर आती है, कि इनके जॉइंट बेचारों के फारिग हो जाते हैं, स्पेशली नी जॉइंट, और चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब होता क्या है, मतलब मुझे थोड़ा सा समझाइएगा। अगर कट लग गया फॉर एग्जांपल तो क्या खून निकलता ही चला जाएगा? आप पट्टी बांध देंगे, पट्टी बांधेंगे, पट्टी सोक हो जाएगी, पट्टी खोलेंगे दोबारा ब्लीड होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी जॉइंट पे फर्ज करें नी पे या किसी जॉइंट पे हो गया तो बार बार तो वो फिर ब्लड बार यानी क्यों समझे, जरा से इंजरी हुई, खून जम गया, खून पिछला जज्ब नहीं हुआ, दोबारा खून आ गया, दोबारा खून आ गया, यहाँ तक कि जॉइंट के दरमियान स्पेस जो है सारे खून से भर जाती है और जॉइंट्स फारिग हो जाते हैं। कुछ लोग हमारे पास आते हैं हेड इंजरीज के साथ या हेड ब्लीड के साथ, यानी कि इंट्राक्रैनियल ब्लीड के साथ, पेट में सारा ब्लड हो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन अगर हो तो फौरन हमें फैक्टर लगाना होता है, फैक्टर मेंटेन करना होता है, फिर सर्जरी करनी पड़ती है, मगर फिर भी डर लगा रहता है कि सर्जरी के दरमियान ब्लीड ना कर जाए। तो एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, लेकिन इसको अगर प्रॉपर मैनेज किया जाए तो ये सारी जिंदगी लोग नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने जिक्र किया है, आप बताइएगा यासिन साहब के, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मैनेज करना असल में इसका काम है, फिर टाइप्स भी बता। आज चूँकि 17 अप्रैल है, वर्ल्ड में इसको मनाया जा रहा है, तो क्या आपस में आप इंटरलिंक्ड होते हैं? वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो आपसे शेयर की जाती है? क्योंकि जिस तरह वो जिक्र कर रहे हैं हमारे पास अगर नहीं है ये कैपेसिटी बनाने की, तो क्या हमें कोई सपोर्ट मिल रही है दुनिया से इस हवाले से? देखें, वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन के साथ जो है हम लोग एफिलिएटेड हैं। ठीक है। जो तरीका इलाज हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए है वो हम उसके ऊपर यहाँ पे अमल करते हैं।
और जिस तरह के आज के दिन का थीम जो है वो गेट इन्वॉल्व है, यानी तमाम लोग जिसमें शामिल हों और इन मरीज़ों के साथ जो है इन मरीज़ों की मदद करें, इनकी दिलजोई करें, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है वो अब ये जो है मनाया नहीं जा रहा, सिर्फ उसमें कि अपने घरों में रह के, अपने दफातर में रह के जो है इन मरीज़ों को जो है आप देखें और इनको जो है वो इनके साथ जो है ना शामिल हों और इनकी मदद करें। जिस तरह जो है अपना ये 1963 में जो है सपोर्ट मिल रही है आलमी इदारों की तरफ से, आलमी इदारों की तरफ से, तो सिर्फ हमें जो है वो जो आगाही की और जो प्रैक्टिस वहाँ पे हो रही है वो हमें हो रही है। रिसर्च वो लोग शेयर करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली वो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट, क्योंकि हर कंट्री में ये तो हमें हमारी हुकूमतों ने ही करना है और हमारी हुकूमत जो है वो हुकूमत पंजाब जो है वो हमारी कुछ मदद कर रही है, लेकिन बहुत बड़ा शेर है क्योंकि हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों का, इसमें तो आम लोगों ने आना है और मुखय्यर हजरात ने आना है। मुखय्यर हजरात ने अपनी ज़कात देनी है, अपनी खैरात देनी है और अपनी एहतियात देनी है, तभी हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों का इलाज मुमकिन हो सकेगा और तभी थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों का इलाज मुमकिन हो सकेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जेनेटिक है, मौरूसी हैं। अब थैलेसीमिया के बारे में तो ये रिसर्च आ गई है कि अगर एक कपल शादी से पहले अपना टेस्ट करा ले एंड इफ दे आर माइनर कैरियर, तो आप उससे बच सकते हैं, उस बच्चे की जिंदगी की मिजरी से उसको बचा सकते हैं। क्या हीमोफीलिया में भी ऐसा कोई टेस्ट अवेलेबल है कि लोग प्री हैंड कुछ कर लें और बच्चे को? देखिए हीमोफीलिया मैंने कहा ना कि ये एक अजीब बीमारी है, ये मदर से ट्रांसमिट होती है, अच्छा, माँ से जाती है और माँ सिम्टोमेटिक नहीं होती, माँ को कुछ नहीं होता। माँ जो, क्योंकि ये एक्स लिंक है ना कि माँ मदर में, क्योंकि एक्स और एक्स 2 हैं, एक एक्स नॉर्मल है, दूसरा डिजीज है, तो वो नॉर्मल चलती रहती है। लेकिन जब वो मेल में जाता है तो मेल में वाई होता है, वाई का कोई काम नहीं होता और एक्स अकेला मिल जाता है तो बीमारी आ जाती है। इसलिए अगर तो हमें मालूम हो कि फैमिली में रन कर रही है फिर तुम कर सकते हैं कि कजन मैरिजेस हो रही हैं या कजन से मैंने कहा ना कजन मैरिज वहाँ पे वो उन बीमारियों में होता है जब आधा माँ से आना हो आधा बाप से आना। ओके तो वहाँ पर ही है, ये तो आनी एक तरफ से, तो कजन हो या बाहर से, अगर एक में तो आ जाएगी। तो इसलिए बस ये देखा जाता है कि फैमिली में रन कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर फैमिली में कर रही है तो फिर हम फौरन पैदाइश के बाद अमूमन या पैदाइश से पहले भी टेस्ट करवा सकते हैं और इसमें फैक्टर 8 जो है वो तो कराया जा सकता है, फैक्टर 9 कुछ अर्से बाद कराया जा सकता है। तो यस, अगर फैमिली में हो रहा तो हम उसे कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं कि अगर आप कजन मैरिज करेंगे नहीं करेंगे तो उसे बच्चा नहीं कर सकते, अर्ली पकड़ा जा सकता है। सही है, प्रिवेंशन कोई ऐसी खास नहीं है। ठीक है यासिन साहब, जिस तरह से प्रिवेंशन कोई है नहीं है और कुछ सपोर्ट आपको मिल नहीं रही है आलमी इदारों की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जितना भी कर पा रही है करें, अब क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है कि हम यहाँ पर ये फैक्टर वाला जो सिस्टम है यहाँ पर अगर ले आएँ, जो 2000 कॉस्ट है वो 1000 रुपये पे शायद आ जाए तो आसानी हो जाएगी, कुछ ऐसा सिस्टम हो रहा है? इस वक्त तो इस पे काम नहीं हो रहा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए और यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं उन्हें चाहिए कि वो इस पर काम करें ताकि जो है यहाँ पे जो है आसानियाँ पैदा हो सके हीमोफीलिया के मरीज बच्चों के लिए। तो प्रिवेंशन में सॉरी मैं लास्ट बात करता हूँ कि ये हम जरूर कर सकते हैं कि अगर हमें पहले फैमिली में रन कर रहा हो तो फिर हम जेनेटिक टेस्ट करवा सकते हैं, जिस तरह हम करवाते हैं और उससे अंदाजा हो जाए तो हम अबॉर्शन की तरफ या उसकी तरफ कह दें कि भाई ये जिस तरह हम थैलेसीमिया में भी कह लेते हैं। ऐसी सिचुएशन किसी के पास ना आए और ऐसी बीमारी किसी बच्चे को ना लगे, क्योंकि जिंदगी भर ये बच्चे के लिए, उसकी अपनी लाइफ के लिए तो परेशानी का बायस होती ही है, लेकिन पूरी फैमिली उससे बहुत करती है। एंड गुड लक सुंदस फाउंडेशन। आई रियली होप कि लोग मुखय्यर हजरात अब इस तरफ भी सोचें, विच इज अ ट्रू पॉइंट कि रमजान में खास तौर पर ज़कात का एक सीजन हम कहते हैं कि आता है, तो उसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को याद रखें जो इन अ लार्जर स्केल बच्चों को, फैमिलीज को इंसानियत की खिदमत करें। मैं यहाँ पे अगर एक बात कहना चाहता हूँ कि तमाम मुखय्यर हजरात और तमाम लोगों को देखभाल कर अपनी ज़कात देनी चाहिए और खैरात देनी चाहिए उन इदारों को जो काम कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने में जिस तरह बारिश होती है उस तरीके से जो जिस तरह मेंढक निकल आते हैं इसी तरह जो है बहुत सारे लोग निकल आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए लोगों को बहुत देखभाल के इदारों को देना चाहिए और लोगों को देना चाहिए। एक और चीज़ लास्ट में बस कोरोना के हवाले से कि अब तक जितने एक्सपायरीज हो रही हैं हम हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, सिर्फ 2% हम कहते हैं कोरोना से, 98% बाकी बीमारियां, तो भूलना नहीं है भाई उन बीमारियों को। आजकल जो हमसे हो रहा है कि हम सारी उन बीमारियां जो ट्रीटेबल हैं ठीक है, ओके हम फाइन के दुनिया भर के बाकियों को निगलेक्ट ना करें। थैंक यू जी नासिर साहब, आपका भी शुक्रिया और यासिन साहब आपका भी शुक्रिया और उम्मीद करते हैं ये जल्द हम इस तमाम सिचुएशन से निकलें और इंसानियत के लिए बेहतर। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत सी चीज़ों पर सियासत होती है जो कि हम बार बार, अबूज़र ने पहले दिन कोरोना के स्टार्टिंग डेज में मुझे पता है कि एक टर्म यूज़ की थी जो वो रिपीट भी करते रहते हैं, और अच्छी बात है उसमें ये कि सियासत को क्वारंटीन में डाल दें, सियासत को कोरोना करा दें और वो क्वारंटीन में चले जाए, लेकिन लोग ये समझते नहीं हैं। और ऐसा ही एक इशू स्कैंडल डिस्कस हो रहा था जब सिंध और वफाक में रिफ्ट आई और सिंध की तरफ से कुछ अननोन डेथ्स का जिक्र किया गया, कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया गया कि मुर्दा हालत में वो अस्पताल लाए जा रहे हैं और वो कोरोना भी हो सकते हैं, जिस पर वफाक ने भी जवाब दिया। तो एक पैनिक की सी सिचुएशन है। सस्पेक्टेड पेशेंट्स अगर तो वो जिंदा है तो वो तो आप उसका टेस्ट कर सकते हैं। अब जिसकी डेथ हो गई है अब उसके ऊपर आप सस्पेक्टेड ही रख सकते हैं, लेकिन फिर बात ये आती है कि आपकी फैमिली है वो आपको बता सकती है। फिर जितनी अवेयरनेस मीडिया की वजह से, हुकूमत की वजह से फैल चुकी है कोरोना की, तो मेरे नहीं ख्याल में कि अगर कोई घर में बीमार है तो आप उसको लेकर नहीं जाएंगे टेस्ट करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन होगी उस शख्स की, तो फिर सिर्फ आपने कयास पर यह कह देना कि शायद वो 400 लोग या 1000 लोग जो इस वक्त अगर कहीं डेथ्स हो रही हैं तो वो सारे के सारे कोरोना के सस्पेक्टेड थे, तो ये बहुत ज्यादा बात बढ़ा दी गई। इस तरह से करने से पैनिक क्रिएट हो सकता है और इसका सबूत भी आ गया ना, जब 24 न्यूज ने अपना रोल प्ले किया, पिछले 6 माह का डाटा निकाला, तो उसमें ये बात ऑब्वियस हो गई कि जिस तरह से जिक्र किया गया था अमवात उतनी नहीं है, बिल्कुल एवरेज डेथ्स हो रही है, लेकिन फिर ऐसे में जिक्र आ रहा था ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का, क्योंकि उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हम लाशें उठा रहे हैं, लावारिस भी हैं, कोरोना पेशेंट अगर वो हैं तो लोग बड़ा पैनिक भी कर रहे हैं, तो लाशों की तादाद में भी, मतलब मुर्दा लोगों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, कुछ ऐसा जिक्र उन्होंने भी किया। तो ऐसे में फिर एक और सवाल खड़ा हो गया कि एक तरफ वज़ीर आला सिंध ये बात कर रहे हैं, फिर सरबराह ईदी फाउंडेशन ने भी ये बात की, तो कुछ तो सिचुएशन ऐसी होगी ना। बिल्कुल, और हम उम्मीद ये करते हैं कि जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं वो अगर तो जिंदा हैं तो वो तो मालूम हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इस दुनिया से चला गया है तो उसके ऊपर कुछ ऐसा टैग लगाकर उसकी फैमिली को परेशान करना या फिर कुछ उसके जो इर्द गिर्द लोग मोहल्लेदार हैं उनको परेशान करना या ओवरऑल आवाम में पैनिक क्रिएट करना, ये भी एक मुनासिब रवैया नहीं लगता, और खास तौर पर एक सूबे का सरबराह अगर ये बात कर रहा हो। बहरहाल हमने फैसल ईदी साहब से रब्ता किया और कोशिश की हमने कि उनसे इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो ले सकें, जो ऑब्वियसली इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो उनसे सबसे पहले तो यही पूछा गया कि खसूसन कराची में एक बड़ा शहर है कि ओवरऑल लाशों की तादाद में या मुर्दा लोगों की जो टर्नअप है उसका जो उसकी तादाद में इजाफा हुआ है या नहीं, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं? नहीं, लावारिस लाशों की कोई ख़बर नहीं है। हमने एक हमारा डेटा हमने जो निकाला था 1 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक का इस साल का, जो कि पिछले साल के 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक के डेटा से तकरीबन 70% ज़्यादा था लाशों में। और लास्ट ईयर हमने 230 लोगों को जो है वो गुसल खाने और हमारे सख्त खाने पहुँचे थे। इस साल जो है वो 387 लोग, मतलब 70% ज़्यादा ये फिगर है। और इसकी वजह ये कुछ सामने आ रही है क्योंकि इसमें मुमकिन है कुछ केसेस ऐसे हों जो कि कोरोना के हों, लेकिन सब केसेस कोरोना के जो है वो नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह ये है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी OPDs और जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने अपनी क्लिनिक्स वगैरह सब बंद कर दी हुई है, जिससे अब जो है वो दीगर अमराज जो हैं वो कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं और लोग इनका इलाज नहीं हो पा रहा या इनको प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो रही या इनको वो दवाई नहीं मिल रही जो उनको रिक्वायर्ड है, उस वजह से भी जो है ना वो उनकी हलाकतें हो रही हैं। तो सिर्फ कोरोना ये कॉज नहीं है, अभी जो है वो ये कहना कबल-अज़ वक्त भी होगा, और कबल-अज़ वक्त तो खैर नहीं, लेकिन मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ जो मेरी बातचीत हुई है तो उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को। अच्छा, सबकी जो सिम्टम्स हैं वो सांस की तकलीफ़ से ही इनका इंतकाल हुआ है। फिर भी हमारी जब बात हुई तो हार्ट का जो पेशेंट होता है उसको भी सांस की तकलीफ़ होती है, जो स्ट्रोक का पेशेंट होता है उसको भी होती है, कोई न्यूरोलॉजी मसला हो, ब्रेन हेमरेज हो या कुछ हो, उसमें भी सांस की तकलीफ़ होती है। सांस की तकलीफ़ हर जो है वो इलनेस के अंदर होती है, मेडिकल इलनेस के अंदर। तो ये जो है वो मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर OPDs खोल दी जाएँ और भले प्रोटेक्शन के साथ हो, और जो है वो भले आप थोड़े पैसे ज़्यादा ले लें अपनी प्रोटेक्शन के मरीज़ों से, लेकिन ट्रीटमेंट दें, उनसे मुलाकातें करें, उनको एग्जामिन करें ताकि जो है वो हलाकतों को कम किया जा सके। तो जैसे फैसल ईदी साहब ने एग्जामिनेशन होनी चाहिए, तो अगर किसी की डेथ हो जाए तो फिर उसके क्या SOPs हैं, क्योंकि अमवात जो हो रही हैं, लावारिस लाशें हैं, एक तो उनकी तदफीन और फिर अगर सख्त खाने में रखना है तो वो SOPs क्या हैं? देखें, SOPs मुख्तलिफ हैं। पहले की जो SOPs थी हमने उसके ज़रिए जो है वो बिल्कुल हमारे बंदों को ट्रेन किया है
और इनका गुस्ल भी हो सकता है अगर बहुत बड़ी तादाद में ना हो तो। बहुत बड़ी तादाद में जैसे कि न्यूयॉर्क में या इटली के अंदर जो सिचुएशंस क्रिएट हुई थी उसमें अगर मतलब एक एक दिन में अगर आपके पास 600, 700, 1000 अगर लाशें आ जाएं, फिर जो है इन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को अपनाना मुश्किल होता है। उस वक्त फिर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। क्योंकि हमारा एक दोस्त था न्यूयॉर्क में जिससे हम हलाल गोश्त ख़रीदते थे। उसका इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ, 6-7 दिन तक उसकी लाश को हॉस्पिटल से उठाया नहीं गया क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, गाड़ियाँ इतनी नहीं थी कि इतनी लाशों को जो है वो एक एक दिन में 600, 700 लाशों को उठाया जाए। इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो फिर जो है वो हमें फिर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं उनको फिर बाईपास करना होगा और फिर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होगी। लेकिन अब तक ऐसा कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे बिल्कुल गुस्ल भी दे सकते हैं, हमारे बंदे भी ट्रेंड हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि लोग हमसे छुपाएं ना, हमें बता दें कि इसका इंतकाल कोरोना से हुआ था तो एहतियाती तदाबीर उस मैयत पे फिर अपनाई जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फैसल साहब, तमाम SOPs भी इसलिए क्लियर कर दिए। अब ये भी बताइएगा कि क्या आपका अमला जो है वो तरबियत याफ्ता है इस तमाम सिचुएशन में? बिल्कुल, हमने अपने तरीके से उनको ट्रेनिंग भी दी हैं, उनको किट्स भी दी हैं और हमें बहुत सारी किट्स डोनेशन में मिली। तो हम वो किट्स जो हैं हमने सिविल मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स में, ICUs में वो हमने दे दी। हमारे पास अपनी किटें मौजूद हैं, हम अपने पाँव पे खड़े हैं, हमें किसी चीज़ की किसी से ज़रूरत नहीं है। और हमने पाकिस्तान के अलावा हमने हुकूमत पाकिस्तान को भी इमदाद दी, हमने ईरान की हुकूमत को भी इमदाद दी, हमने चाइना की हुकूमत को ऑफ़र की कि हम आपको $3 लाख देना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं क्या वजह बनी, शुरू में उन्होंने हाँ कह दिया, फिर उन्होंने जो है वो हमें कहा कि हम बाद में ले लेंगे। अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसको भी 20-25 दिन हो गए। हमने इटली की हुकूमत को जो है वो $3 लाख दिए हैं और हम मज़ीद भी जो है वो दुनिया के अंदर जो लोग इस तकलीफ़ के अंदर हैं हम उनकी मदद भी करेंगे और पाकिस्तानी लोगों के साथ हम खुद खड़े हैं। हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान के अंदर 24 घंटे जो है वो काम कर रहा है और अभी इतनी सूरत हाल ख़राब नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो उस ख़राब सिचुएशन के लिए भी हमने ज़हनी तौर पे भी अपने लोगों को तैयार किया हुआ है और अमली तौर पे भी हम लोग तैयार हैं। सही, ईदी साहब ने वजह फरमाया। आपने जिस सिचुएशन इस वक्त कोरोना की वबा है वो फैल रही है, तजावीज़ क्या हैं? क्योंकि आप भी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, हुकूमत को क्या तजावीज़ देंगे आप? हुकूमत को देखें, हुकूमत का काम बहुत अच्छा है। इमरान खान साहब जो हैं वो कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेरी एक तजवीज़ है कि दीगर जो मुखालिफिन हैं या अपोजिशन है उनके साथ जो है वो ताउन को बढ़ा दें। इससे जो है फ़ायदा आवाम को होगा। अभी इस वक्त लड़ाई का टाइम नहीं है। इस वक्त हम अपोजिशन को लेके अगर साथ चलेंगे ना तो आवाम की बेहतरी होगी और आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। तो अपोजिशन से भी मेरी दरख्वास्त है कि इस वक्त जो है वो तनकीद ना करें और एक ही पेज पे आ जाएं। इख्तिलाफ़ात आप टेबल पे बैठ के करें, मीडिया के सामने ना करें, उससे बहुत गलत असर आता है और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से नुकसान आखिर में हमारी आवाम को होगा, हमारे इदारे कमज़ोर होंगे और हमारी रफ्तार जो है वो कोरोना से लड़ने की वो सुस्त होगी और फ़ायदा जो है वो कोरोना को होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फैसल साहब, फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो बहुत सालों से पाकिस्तान की आवाम के लिए काम कर रहा है और लोग जो एतमाद करते हैं ईदी फाउंडेशन पे, डेफिनेटली वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब की वजह से है और लोग उन पर ट्रस्ट भी करते हैं। लेकिन वो डोनेशंस वो फाउंडेशन को दी जाती हैं इसलिए कि गरीबों की मदद हो सके और आपका अपना नेटवर्क इतना बड़ा है। ऐसे में अभी रिसेंटली आपने हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को डोनेशन किया है, एक पूरा चेक जो है वो उनको दिया है। अब दो सवाल खड़े होते हैं कि क्या एक ईदी फाउंडेशन जो है वो लोगों का अतिया किया हुआ पैसा, ज़कात, अतियात हुकूमत को दे सकती है या नहीं? और दूसरा, लोग ये भी कह रहे हैं कि ईदी फाउंडेशन खुद भी कर सकती है ना, गवर्नमेंट के को जाके डोनेट करने वाला पॉइंट उनको समझ नहीं आ रहा, जरा बताइएगा। मैं इसलिए कहूँगा कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इस कॉज़ के लिए, जो कोरोना का कॉज़ है, उसमें काम कर रही है और मैंने इसी कॉज़ के लिए ये पैसे दिए हैं। ये किसी और मकासद के लिए तो दिए नहीं है कि इस पे किसी को एतराज़ होना चाहिए। और गवर्नमेंट के साथ हम पहले दिन से, मतलब चाहे वो फेडरल हो या सूबाई हुकूमतें हों, पहले दिन से जब पाकिस्तान में 26 तारीख को कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद से हम जो है वो मुसलसल इनके साथ कॉन्टेक्ट में हैं, इनके साथ हम मिल के काम कर रहे हैं।
चाहे वो किसी भी सूबे में हो, किसी भी ज़िले में हो, जहाँ पर भी हमारा नेटवर्क मौजूद है, हमने उस पूरे नेटवर्क को इस पर्पस के लिए डेडिकेट कर दिया है और जहाँ जितनी ज़रूरत है हम उनके साथ काम कर रहे हैं और आगे भी चल के जो है वो मज़ीद। ठीक है, सपोर्ट तो एक दूसरे की इसमें कोई शक नहीं है जब हुकूमत या ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि ऐसे भी अब कहा जा रहा है कि हुकूमत की कश्ती में अब आप सवार हो चुके हैं ईदी फाउंडेशन। मैं देखें, अफवाहें लोगों को कहने का हक है, राय देना हर किसी का हक है और ये जमहूरी भी हक है, दे देना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं ना, उनको अमली जो मामलात हैं उनको नहीं पता कि अमली मामलात क्या होते हैं। इसलिए बेहतर है कि वो फील्ड में जब काम करें तो इसके बाद अगर कोई राय दे तो फिर अच्छा होता है। राय देने वाले की अहमियत उस वक्त ऐसी जो है वो अच्छी होती है जब वो फील्ड में खुद कुछ कर रहा हो। घर में बैठे बैठे राय देना या कुछ ना करते हुए राय देना, मेरे ख्याल से वो अजीब सा एक मैं कहूँगा कि उस राय की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। फील्ड में रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं तनकीद कर सकता हूँ, मैं गवर्नमेंट पे भी तनकीद कर सकता हूँ क्योंकि मैं फील्ड में मौजूद हूँ और मेरी तनकीद की जो है वो मेरी तनकीद भी सुनी जाएगी और बात भी रखी जाएगी। अगर मैं घर में बैठे बैठे बातें करूँगा ना तो फिर वो हैसियत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वेल, थैंक यू सो मच फैसल, डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और ईदी फाउंडेशन तो वैसे ही इंसानियत के लिए बहुत सालों से अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन फिर अफसोस होता है कि जब आप हुकूमत के लिए इतना पॉजिटिव सोचते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं, तो हुकूमती सरबराह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पहले तो ये पता ही नहीं होता कि फैसल ईदी जो हैं वो फैसल ईदी हैं, वो अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे हैं। और फिर एक निजी टीवी के शो में इंटरव्यू देते हुए फैसल ईदी ने ये कन्फर्म भी किया कि वहाँ एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए थे, जो बाद में वीडियो क्लिप जब आया सामने तो पता लगा गौहर एजाज बिल्कुल एप्टमा के ग्रुप लीडर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। वो जब मुलाकात कर रहे थे 7 मिनट की ये मुलाकात थी, जब वो पहुंचे वहां पर तो गौहर एजाज साहब ने उनका जिक्र किया, फैसल ईदी साहब का, कि वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका तारुफ कराया। तो फिर इमरान खान साहब फिर उनको मिले और फिर वो चेक 1 करोड़ रुपए का उन्होंने। और बड़ा क्लियर कट फैसल ईदी ने ये बोला कि कोई आधे मिनट की मुलाकात हुई और उस मुलाकात और आधे मिनट की मुलाकात में 2 मुतालबात फैसल ईदी साहब ने उनसे किए हैं कि यूनिवर्सिटी हमें जगह दें, स्पॉन्सर करें। इसके साथ एक और मुतालबा भी उन्होंने किया था जिसकी यकीन रिसोर्सेज जब आते हैं तो टैक्स पे करना पड़ता है। खैर, खान साहब ने चेक तो ले लिया और मुतालबात का पूरा करते हैं, वो भी देखा जाएगा। बहरहाल ब्रेक की तरफ जाना है हमें, ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जहां कोरोना क्राइसिस है वहां पर हंगर क्राइसिस भी है, वहां पर भूख क्राइसिस भी है और लोगों का कारोबार नहीं चल रहे, नौकरियां नहीं मिल रही, डेली वेजेस वाले गरीब लोग बेचारे परेशान हैं। अब ऐसे में हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के नाम पर एक पूरा मुहिम शुरू की जिसमें लोगों को 12,000 रुपए का पैकेज दिया जा रहा है, मुस्तहिकीन को खास तौर पर। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही है कि उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम देखने में आ रही है। मुख्तलिफ शहरों से हमने देखा कि मामलात हैं कि जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आती है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। वो भी हमने देखा कि नाच गाने के हवाले से भी कहा गया कि पहले डांस करो तो फिर आपको इमदाद मिलेगी। इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं। इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरह कंदकोट में भी खबर आई है कि वहाँ पर भी पीने के लिए वहाँ पर ना पानी होता है, ना वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ हैं। तो सिचुएशन वहाँ पर है क्या, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, प्रॉब्लम लोगों को क्या आ रही हैं, उसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलीम मेरानी। उनसे हम बात करते हैं। सलीम, बताइएगा इस वक्त कंदकोट में क्या सिचुएशन है? बहुत सी इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर लोग परेशान हैं इमदाद को लेकर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एहसास प्रोग्राम के पैसे तो दिए जा रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम, मर्द और खवातीन जो भी हैं यहाँ पर जितने भी हैं, सुबह 7 बजे यहाँ पर आती हैं, इनको शाम के 6 बज जाते हैं, लेकिन इनके लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं, ना तो इनके पीने के लिए कोई पानी है और ना तो कुछ यहाँ पर दिया जाए। कड़ी धूप में सारा दिन यहाँ पर बैठे रहते हैं, इनको कोई भी सहूलत नहीं दी जा रही। कोरोना वायरस के लिए भी इनको कुछ ही नहीं बताया गया, ना तो यहाँ पर हैंड वाश है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। इनको ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप कितना आपस में फासला रखें। हमारे साथ खवातीन और कुछ मर्द मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। 7 बजे से हम बैठे हुए हैं। अच्छा। हमारे बच्चे और पानी से तड़प रहे हैं। ये ना एडमिट कार्ड के पैसे मिल रहे, ना कुछ मिल रहे, ना खाने पीने के बंदोबस्त है, ना पानी की बंदोबस्त है। पानी है, ना कुर्सी है, तकलीफ है, धक्के है, धोने है, ये बच्चे शान है, कोई पता नहीं है। इस टाइम तो बैठे हूँ। हमको हुआ सुबह से आया हूँ, सारे बच्चे सारे भूखे हुए हैं, उस पे खड़े हैं कि न पैसे दे रहे हैं न दे रहे, जो शाम कर रहा है किसी को छोड़ रहा है किसी को नहीं छोड़ रहा है, सारा ये न्याणी बच्चे उसमें सड़ रहे हैं,
कोई माल की नहीं कर रहे कर, लेकिन खुशामद सारे दिन में चल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के लोगों की और खवातीनों की बातें सुनी। इनका कहना है कि हम सुबह 7 बजे यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे ही हमें धक्के मिल रहे हैं, ना तो हमें पैसे मिल रहे हैं, ना तो कुछ। यहाँ पर कड़ी धूप में सारा दिन बैठे रहते हैं, यहाँ पर ना तो कुर्सियाँ दी जा रही हैं, ना तो कुछ। हम एक नाला बना हुआ है, उसके साथ हमें यहाँ पर जो बिठाया गया है, ना कोई भी यहाँ पर सहूलत मुयसर नहीं। इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि यहाँ पर सेंटर तो बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सहूलत भी हमें दी जाए, जैसे हम यहाँ से ज़रीर ख्वार हो रहे हैं, इससे हम बच सकें। जी बहुत शुक्रिया सलीम, आप हमारे साथ मौजूद थे। सलीम, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और लोगों से डिस्टेंस जो है वो रखें। दूसरा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ बुज़र ये पूरी वीडियो देखकर कि लोग जलील होने आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे लेने नहीं आ रहे हैं, जलील होने आ रहे हैं। परेशानी की बात है। मेरे ख्याल में होना ही चाहिए, कुछ बेहतर तरीकाकार अपनाना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं है, बहुत करीब बिठाए हुए अपने बच्चे, इनके घरों में अप्रोच करना, इनको अवेयर। हाँ, ये एक अच्छा आपके पास नादरा का डाटा है, आप घर पहुंचाएं सारी के सारे पैसे जो रिलीफ है। और जो टाइगर फोर्स आपने बनाई है या जो भी लोग मुखिर हजरात हैं, जो भी तरीकाकार है उसको लेके इस पे आना चाहिए कि लोगों को मदद जो करने के लिए तरीका बेहतर अपनाया जाए, इस तरह से इकट्ठा ना किया जाए। बिल्कुल सही, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। आपने जो गजल गाई है, मतलब गाई तो नहीं है, मैंने पढ़ी है। एनीवेज जी, हमारा टाइम हुआ है खत्म। अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी और ऐसे में बड़ा जरूरी होता है कि SOPs फटाफट से आपको याद करा दें। हाथ धोने हैं, घर से बाहर नहीं जाना, अगर जा रहे हैं तो वापस आकर पहले हाथ धोएं, फिर किसी और चीज को टच करें, अपने आप को महफूज रखें। बिल्कुल, और इसके साथ साथ लॉकडाउन को जरूर फॉलो करें। स्मार्ट लॉकडाउन है या फिर जुज़वी लॉकडाउन है, जिसको भी आप समझते हैं, आपको घर से बाहर नहीं जाना है, ज़रूरी काम के लिए सिर्फ जाना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप फ्राइडे आज दुआएं करें अल्लाह के हुजूर कि ये दुनिया की रौनकें फिर से बहाल हों और ये कोरोना से जो हमारी जान खुलासी हो जाए। बिल्कुल सही, इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।